नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 9 विषय हिंदी। गद्य है रानी, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा और साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न होगा कि रेखाचित्र कैसे कहते हैं। तो रेखाचित्र यानी हम किसी भी घटना या प्रसंग या किसी व्यक्ति इंसान के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उनकी जो घटना है, ये जो स्टोरी है, वो हमारे मन में एक छवि की तरह उभर कर आ जाती है। वो जो घटना है, प्रसंग है, हमारे सामने दिखाई देता है। तो उसे कहते हैं हम रेखाचित्र। जो भी घटना है, जो भी प्रसंग है, किसी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसका व्यक्तित्व के रूप में हमारे मन में कल्पना सी उभर कर आ जाती है। तो उसे कहते हैं हम रेखाचित्र। तो आज हम महादेवी वर्मा के जीवन पर आधारित उनका जो पशु प्रेम है, उनके भूतकाल में महादेवी वर्मा के जीवन पर आधारित उनका जो एक परिवार में जो प्राणी प्रेम था, उनके वहाँ जो एक रानी नामक एक जो घोड़ी थी, उसके साथ उन्होंने कुछ समय बिताया है, उसका जो आज एक रेखा चित्र देखने जा रहे हैं कि रानी कौन है और उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो महादेवी वर्मा लिखित एक रानी नामक रेखा चित्र हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम महादेवी वर्मा जी का कुछ परिचय ले लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ है। खुद महादेवी वर्मा ने अपने परिचय में कहा है, मैं नीर भरी दुख की बदरी। और दूसरी भी एक पंक्ति कही है कि तुमको नींव में ढूंढा, तुमने ढूंढी पीड़ा। यानी महादेवी वर्मा का जो जन्म समय था वो बहुत कष्टमय था, पीड़ाजनक था। खुद उन्होंने ही कहा है, मैं नीर भरी दुख की बदरी, कि मेरे जीवन में दुख सदंतर रहा है। और दूसरी भी एक पंक्ति में कहा है कि तुमको नींव में ढूंढा और तुमने ढूंढी पीड़ा। यानी उनका जो पूरा जो जीवन था वो दुख पीड़ा से भरा हुआ था। तो महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद युग में श्रेष्ठ कवियों में उनका नाम लिया जाता है। जब हिंदी साहित्य का हम विस्तृत जानकारी लेते हैं तो एक छायावादी युग हिंदी साहित्य में हो गया। उसके 4 आधार स्तंभ थे। उसमें मुख्य है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी। इन चारों इंसानों में ये छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार रहे हैं। इनमें से जो जयशंकर प्रसाद है वो उनके साथ सदैव इतिहास बोध रहा। तो सुमित्रानंदन पंत जी के साथ प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। और सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी से अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए पहचाने गए। तो महादेवी वर्मा जो है वो धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचाने गई। ये चारों कवि और कवयित्रियों में महादेवी वर्मा के जीवन के आधारित आज हम एक रेखाचित्र पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा चित्रकार के रूप में उनकी पहचान बनाने में वो सफल रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और गुरुकुल के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अनुपम योगदान दिया है। उनकी यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं। वो है निहारिका, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि उनकी बहुत चर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। तो उसी के आधार पर चलते हुए हम रानी नामक एक रेखा चित्र पढ़ने जा रहे हैं।
इस रेखा चित्र में रानी नामक एक घोड़ी है, टट्टू है। उसके बाद रोजी नामक एक कुत्ती है और निक्की नामक एक नेवला है। इस रेखा चित्र में खुद महादेवी वर्मा है, उनके भाई बहन हैं और उनके परिवार का एक रामा नामक एक नौकर है और घोड़ी की देखभाल के लिए छुट्टन नामक एक साइस रखा गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं रानी नामक एक रेखा चित्र। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चे को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, उसके ऊपर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधी को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। उन्होंने गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिलता है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। उन्हें विलायत में गधे पर बैठाकर दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ वाहन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहने का अर्थ क्या था कि जब बहुत समय पहले की बात है, रियासत होने के कारण इंदौर में घोड़े और सवारों का आधिक्य था। जब हम देसी राज्य थे हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में, राजाओं और उससे पहले के ज़माने की बात है कि रियासत यानी एक बड़ा वाला थोड़ा राज्य रहता है। वहाँ पर जब घोड़े और उसके सवारों का बोलचाल यानी आधिक्य था, यानी वो जब यातायात के लिए, यानी उस समय वाहन नहीं थे, कहीं पर भी हमें आना जाना रहता तो हमें घोड़े का सवार करना पड़ता था। तो उस समय की बात है, रियासत यानी राज्य। तो उस समय इंदौर जो मध्य प्रदेश में आया हुआ एक शहर है, तो वहाँ पर घोड़े और उसके सवारों का आधिक्य यानी ज़्यादा मात्रा में उसकी मांग थी घोड़ों की। तो उसके अतिरिक्त उस समय जब तो अंग्रेज बच्चों जो थे वो गधों पर यानी घोड़े पर बैठते थे। तो ये जो टट्टू जैसे आते हैं, टट्टू हमने देखा होगा, तो गधे से थोड़ा बड़ा और घोड़े से थोड़ा छोटा जो टट्टू आता है, हमने कहीं चित्र में भी देखा होगा कि ऐसे गधे से थोड़ा बड़ा और घोड़े से छोटा टट्टू जिसे हम कहते हैं। तो ये महादेवी वर्मा है, उनके परिवार का एक नौकर है रामा। उसने बताया था कि उसने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। ज्ञानवर्धन यानी ज्ञान बढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला। और उसने कहा था, तो अंग्रेज बच्चों थे वो तो आराम से ऐसे टट्टुओं पर बैठते थे। अब महादेवी वर्मा तो बहुत ही छोटी है, उन्हें पता नहीं है कि ये घोड़ा है कि गधा है। उन्हें तो गधे के समान लगता था। तो और जब रामा ने बताया था कि ये तो गधा है, ये जो टट्टू है वो तो गधा है, और वो भी महादेवी वर्मा तो बहुत छोटी थी, इसलिए उनको तो लग गया कि ये तो गधा ही है। और जब रामा और उनके परिवार के जो लोग छोटी छोटी कहानी में बताते थे कि राजा जो है वो कोई भी अपराध करता है उसको गधे पर बैठाकर देश से निकाल देता है। तो ऐसे गधे पर बिठाकर दंड दिया जाता है। तो महादेवी वर्मा देखती है कि जो अंग्रेजों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आराम से ऐसे टट्टुओं पर बैठते थे, तो उन्हें लगता नहीं था कि ये सजा दे रहे, लेकिन ये अंग्रेज बच्चों जो है वो तो आराम से बैठकर मज़े से घूम रहे हैं। उन्हें पता नहीं है महादेवी वर्मा को कि ये टट्टू है, उनके ऊपर शौक से बैठ
कर सवारी की जा सकती है। उनको तो यही लगता है कि ये गधा है और इसके ऊपर बैठा कर तो सिर्फ सजा दी जाती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी उम्र की है अभी महादेवी वर्मा, जो लेखिका है वो। तो वहाँ जो अंग्रेज बच्चे हैं उनको प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि उन्हें दंड मिला है। और जब उनकी जो जिज्ञासा थी, रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। जिज्ञासा यानी कुछ जानने की इच्छा। जब हमें कहीं कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें कैसे पता चलेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसे बोलते हम जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो उन्हें विलायत में गधे पर बैठाकर दंड देकर भारत भेजा गया है। खुद रामा भी कहता था कि मैं विलायत में गधे पर बैठकर भारत गधे पर बैठकर मैं आया हूँ, ऐसा खुद रामा ने भी बताया था, क्योंकि उस समय वाहन नहीं थे। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। यानी लेखिका ये महादेवी वर्मा, उनकी भाई और बहन, ये तीनों ने मिलकर उनके पिताजी से यानी बाबूजी से मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया, यानी आवेदन दिया, एक अर्जी की मौखिक रूप से कि हमें भी घोड़ा, हमारे घर पर भी एक घोड़ा होना चाहिए, और लोग भी घोड़े पर बैठते हैं तो हमें भी घोड़े पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ऐसा है कि महादेवी वर्मा, उनके भाई और उनकी बहन ने तीनों ने मौखिक रूप से उनके पिताजी से कहा कि हमें भी हमारे घर पर भी एक घोड़ा होना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए कहा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? ऐसा प्रश्न कर दिया। और दो तीनों भाई बहन अंदर ही अंदर बातें कर रहे, तुम कहो तुम कहो। इसके साथ ढीलम ढील के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा से उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। यानी अब उनको तो, उन तीनों भाई बहनों को तो घोड़ा चाहिए, लेकिन जब उनको उनके पिता ने कहा कि तुम टट्टू पर बैठोगे, तो उन्हें ऐसा मालूम नहीं है कि ये टट्टू अलग चीज़ है, घोड़ा अलग चीज़ है और गधा अलग चीज़ है। तीनों में अंतर है। लेकिन ये तो बहुत ही छोटे हैं अभी महादेवी वर्मा, तो उनको तो ऐसा ही लगता है कि टट्टू टट्टू यानी गधा, और इसके ऊपर बैठना तो सिर्फ सजा दी जाती है, जो अपराधी है उनको ही बैठा जा सकता है। लेकिन अंतर है तीनों में। तो अब उनके पिताजी ने कहा कि तुम टट्टू पर बैठोगे, तो अब उनके पिता को समझाए कौन? तो तीनों ने कहने के बाद वे अगवा हुए। अगवा यानी आगे हुए और कहा कि टट्टू पर तो सिर्फ अपराधी बैठते हैं, उसके ऊपर तो सिर्फ सजा दी जाती है। फिर उनके पिता ने पूछा कि ऐसा किसने कहा तुमको कि टट्टू पर बैठना यानी सिर्फ सजा दी जाती है, अपराधी ही बैठ सकते हैं गधे पर, ऐसा किसने बताया? तो बाद में पता चलता है कि पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं था, अतः बाहर से टट्टू के लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नामक एक साइस रखा गया। तो जब उन्हें महादेवी वर्मा ने बताया कि जो टट्टू होता है वो गधा होता है और उसके ऊपर तो सिर्फ अपराधी बैठते हैं, तो जब पता चला कि तुम्हें ऐसा किसने बताया, तो उन्होंने बता दिया था कि रामा ने बताया था, क्योंकि शुरू में ही दूसरी लाइन में ही हम बताया था कि इसने जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। यानी टट्टू क्या है, वो कौन सी चीज़ है,
उसके बारे में रामा ने बता दिया था कि वो तो एक गधा होता है, इसके ऊपर तो सिर्फ अपराधी बैठते हैं। तो अब उनके पिताजी ने रामा को डांटा या नहीं उसको पता नहीं, क्योंकि बच्चों को गलत समझाया है। हालांकि घोड़ा अलग चीज़ है, टट्टू अलग चीज़ है और गधा अलग चीज़ है। लेकिन ये छोटे बच्चे वो जैसे समझाएंगे वैसा वो समझ पाएंगे। इसीलिए अब उनके पिता ने जो रामा है उसे वजस्त्र स्त्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं उसका पता नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हल्का चॉकलेटी रंग का एक टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा यानी બરંડે, આપણે ગુજરાતીમાં એને વાડો કહીએ। એટલે ઘરની પશ્ચિમ ભાગમાં જે વાડો હતો ત્યાં આગળ આ ટટ્ટુને બાંધ્યો। બરામદે એટલે વાડો ગુજરાતીમાં। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं था। तो अब ये जो हल्का चॉकलेटी रंग का जो टट्टू आया है उनके घर, तो उसके देखभाल के लिए, उसकी मालिश के लिए, उसके खान पान के लिए, उसको घुमाने के लिए, उसकी देख के रेख के लिए, जो घोड़े की देख रेख के लिए जो एक इंसान रखा गया वो छुट्टन नाम का साइंस रखा गया। तो साइंस किससे कहते हैं? साइंस यानी जो घोड़े की देखभाल करता है, उसकी मालिश करता है, उसको घुमाने का, उसकी देखभाल करना, उसे कहते हैं साइंस। तो छुट्टन नाम का उन्होंने साइंस रखा गया है। तो स्टूडेंट्स हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो घोड़ों की देखभाल के लिए, मालिश वगैरह के लिए, उसको खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो उसकी देख रेख रखता है उसको हम क्या कहते हैं? तो साइंस कहते हैं। तो महादेवी वर्मा के घर पर ये जो टट्टू है उसकी देखभाल के लिए जो साइंस रखा गया उसका नाम है छुट्टन। तो छुट्टन नाम का साइंस उनके घर रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। और रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारे खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन न हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आए हैं, हम सब 4-5 दिन उसे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। परंतु अंत में हमारी उसके साथ मित्रता हो गई। यानी कहने का अर्थ क्या है? अब उनके यहाँ पर एक जो टट्टू आया है तो उस टट्टू के देखभाल के लिए साइंस रखा गया है छुट्टन नाम का। लेकिन उनको तो महादेवी वर्मा को तो ऐसा है कि ये सिर्फ गधा है, और पहले तो वो आतंकित भी हुए। यानी उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको तो ऐसा लगा कि ये तो गधा है, इसके ऊपर थोड़ी सवारी होती है, और अप्रसन्न रहे। उनके जो 2 साथी जीव थे और उस ये टट्टू के लिए तो नौकर भी रखा गया, और उनके जो 2 साथी जीव थे उनके लिए कुछ भी नहीं रखा गया। उनके यहाँ रोजी और निक्की, तो निक्की नामक एक नेवला है और रोजी एक उनके यहाँ कुत्ती है। तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं रखा गया नौकर, और ये टट्टू के लिए तो एक नौकर भी रखा गया, साइंस भी रखा गया। तो उन्हें वो नाराज़ हो गई कि निक्की और रोजी के लिए कुछ भी नहीं, और ये टट्टू के लिए छुट्टन नामक एक साइंस रखा गया, और उसके आने जाने के लिए दीवार में एक दरवाज़ा भी कराया, और रोजी और निक्की के लिए कुछ भी नहीं। और इसीलिए वो पहले तो वो रुष्ट यानी अप्रसन्न रहे, मुंह उनका फूला हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा, और कहते कि रामा को तो हम नौकर कह ही नहीं सकते, क्योंकि रामा जो है वो बड़ी उम्र का है। हाँ, भले वो उनका नौकर है, पर वो उनको समझाते भी थे, और कुछ गलत करने पर वो कान भी खींचता था। यानी उम्र में बड़ा था, वो आदर पात्र था, इसलिए उसे नौकर कहा जाना योग्य नहीं है।
तो अब 4-5 दिन उससे रुष्ट रहे, यानी अप्रसन्न रहे। परंतु अंत में उनके ये टट्टू है उसके साथ दोस्ती हो गई। रामा से उसका नाम पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते सुनाते हम उसके प्रति सहृदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के लिए उपाय सोचने लगे। अब पहले तो ये रानी जो टट्टू है आया है उससे वो अप्रसन्न रहे, रुष्ट रहे। लेकिन जब अब दोस्ती हो गई है तो रामा से पूछा कि इसका नाम क्या है, तो रामा ने बताया ये ताज रानी है, ताजमहल की रानी है। तो रामा और उनकी माँ जब कहानी सुनाती थी तो कहानी में ऐसा कहा जाता था कि जो रानी है वो भले बड़े महल की रानी है पर राजा उसे निकाल देता है, तब वो निराश्रित रह जाती है। तो अब उनको ऐसा लगा महादेवी वर्मा को और उनके भाई बहन को कि ये रानी है फिर भी उसे निकाल दिया गया है, तो अब उसके साथ करुणा से यानी प्रेम से रहना चाहिए। और ऐसा कहने पर उनको लगा कि उनका जो सारा रोष था, रोष यानी गुस्सा, और जो ईर्ष्या थी, पहले तो ईर्ष्या होती थी कि निक्की और रोजी के लिए कोई नौकर नहीं रखा गया, घर में दरवाज़ा तो क्या खिड़की भी नहीं बनी, और रानी के लिए तो खिड़की भी दरवाज़ा भी बनाया गया। तो पहले ईर्ष्या होती थी लेकिन अब नहीं हो रही है। अब उनका जो भी ईर्ष्या थी, जो भी रोष था, जो भी गुस्सा था, वो सारा पिघल कर करुणा में आ गया है। करुणा यानी दया। और अब उससे मैत्री हो गई है, मित्रता हो गई है और इसे अधिक आराम देने के लिए उपाय सोचने लगे। तो अब ये महादेवी वर्मा, उनके यहाँ जो टट्टू आया है, ये जो ताज रानी, उसका वर्णन हम देखते हैं कि वह जो ताज रानी है, जो घोड़ी है, वो इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि महादेवी वर्मा जब छोटी थी उस समय की बात है, जब ये जो हमें बता रहे हैं ये रानी नामक रेखा चित्र, तब तो वो बड़े हो गए हैं, लेखिका बन गए हैं। लेकिन जब वो बहुत ही छोटी उम्र के थे तब की बात है। आज भी उन महादेवी वर्मा को ये याद है रानी कैसी थी। तो वो इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। उसका हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, खड़े छोटे कानों में बीच में माथे पर झूलता अवाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिसे फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी, उजले दांत और लाल जीभ भी झलक देती हुई, गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते हुए पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। यानी कहने का अर्थ क्या है अब कि ये जो ताज रानी थे, जो रानी नामक घोड़ी, उसका रंग कैसा है तो हल्का चॉकलेटी रंग, और उस पर दृष्टि फिसल जाती है। यानी कहने का अर्थ है वो एकदम स्वच्छ थी, एकदम चिकनी थी। खड़े कानों के बीच जो माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, यानी जब घोड़े रहते हैं दो कानों के बीच जो बाल रहते हैं उसे कहते हैं अयाल। और बड़ी काली स्वच्छ पारदर्शी आंखें हैं, उसका लंबा मुंह है और लाल जीभ है और गुलाबी होठ है, और वो बार बार और आसपास के जो गंध लेती हुए उसके जो नथुने हैं वो भी लाल है। और कहते हैं कि उसका मुंह जो है वो लोहा चबाते हुए पर भी
क्षत विक्षत नहीं होता था। जैसे हम कठिन चीज़ चबाते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और हम आ ऊ ऐसा बोल देते हैं। अरे यार ये कैसी चीज़ है ऐसा बोल देते हैं। हमारे दांतों में भी दर्द होने लगता है। लेकिन ये कठिन से कठिन चीज़ भी चबा लेती है और उसका मुंह जरा भी क्षत विक्षत नहीं होता था, यानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता था। और कहते हैं कि ऊंचाई के अनुपात अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, यानी ये जो टट्टू रहते हैं उसकी ऊंचाई कम रहती है और पीठ की चौड़ाई ज़्यादा रहती है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उड़ती गिरती रहती है। तो कहते हैं कि उसके पैर है वो मजबूत है और उसकी जो पूंछ है वो मोरछल के समान है, यानी मोरपिच के जैसे जो पंखा रहता है उसके समान है। उसके अपने शरीर से वो बार बार मक्खियाँ उड़ाती है। उस समय यह समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखा ऐसे उभर जाती है जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे गए अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो ये जो इसका ये जो महादेवी वर्मा रचित ये रानी नामक गद्य है, तो उसका जो साहित्य प्रकार बताया गया है रेखा चित्र, ये इसी के द्वारा बताया गया है कि आज महादेवी वर्मा तो बहुत बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग होने को आ गए हैं, अब वो बहुत बड़े लेखिका बन गई है। तो आज ये उस रानी का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो जब अनुभव हुआ था तो बहुत छोटे थे, ये रानी से परिचय हुआ था, उन वो बहुत ही छोटी उम्र के थे तब उनके वहाँ रानी आई थी। लेकिन आज बहुत सालों के बाद ये रानी के बारे में लिख रहे हैं, तो कहते हैं कि आज भी वो सब मुझे याद है और एक से एक उनका जो वर्णन करते हैं तो उसका दृश्य, ये रानी ताज रानी कैसी घोड़ी थी, उसका रंग, उसका आयाल, उसकी पूँछ, उसका पैर, वो सब उनके सामने है और हमारे सामने भी वो दृश्य खड़ा हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वे ऐसा एक रेखा चित्र जो यहाँ पर शीर्षक ये साहित्य प्रकार बताया है वो सही अर्थ में योग्य है। तो बताते कि उस समय बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल यानी बहुत समय के बाद ये स्मृति पट पर वे रेखाएं उभर आती है। स्मृति यानी याद, आज भी उनको ये रानी घोड़ी कैसी थी वो सब याद आ जाता है। और जैसे कहते हैं ये किस तरह याद आता है, तो जिसे किसी अदृश्य शाही से लिखे गए अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब अदृश्य शाही से कोई कागज़ लिखते हैं, ऐसे बहुत ही नुस्खे हैं। कहीं कहीं जगह साइंस लोग और कहीं जगह ऐसा प्रयोग होता है कि प्याज के रस से कहीं लिख दिया जाता है सफ़ेद कागज़ पर और वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अग्नि के ताप से ऊपर हम रखते हैं ऐसे, तो हमें पूरा जो क्या लिखा है वो पढ़ाई देता है, दिखाई भी देता है। तो कहते हैं कि जैसे अग्नि के ताप से, यहाँ पर पूरा कहने का उनका अर्थ यही है, किसी अदृश्य शाही से लिखे गए अक्षर हम ऐसे आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अग्नि के सामने हम रखते हैं तो ये वो हमें प्रत्यक्ष होने लगते हैं, यानी पढ़ाई देते हैं वो अक्षर हम देख सकते हैं। तो इसी तरह आज बहुत ही समय के बाद उनका ये जो रानी कैसी थी, आज बहुत सालों के बाद भी वो रानी के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रानी रेखा चित्र जो है उसका भाग 1 रखते हैं। अस्तु।